हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC। कल हमने रासायनिक अभिक्रियाओं वाले चैप्टर में क्रियाएं क्या होती हैं, उनको संतुलित किस प्रकार से करते हैं वो सीखा था। उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं। मैंने आपको होमवर्क के लिए कुछ क्रियाएं दी थी जिसमें आपको संतुलित करना था। मैं क्रियाएं बता रही हूँ। H2 + O2 H2O था, यहाँ पे 2 H के हैं, यहाँ भी 2 H के हैं, 2 O के हैं, यहाँ O का एक ही था, इसको 2 करने के लिए सामने 2 लगा दिए हमने। जैसे हमने यहाँ 2 लगाए, हाइड्रोजन के 4 हो गए, तो यहाँ हमें 2 लगाने पड़ेंगे। 2 और 2 4, 2 दूनी 4। दूसरी क्रिया थी CH4 + O2 CO2 + H2O। यहाँ हमने कार्बन का, मैंने कहा था पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ देना है, उसके अलावा जो भी है उसको संतुलित करना है। कार्बन इधर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो कार्बन संतुलित है। अब हम ऑक्सीजन को देखेंगे। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 और 1 3 है। हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 थी। इसको 4 करने के लिए मैंने यहाँ सामने 2 लगा दिया। जैसे ही मैं यहाँ सामने 2 लगाऊंगी, हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, 2 दूनी 4, यहाँ भी 4 है। लेकिन ऑक्सीजन जो है 2 तो ये हो गई और 2 ये हो गई, 4 हो गई। इधर 4 है तो यहाँ भी 4 करने के लिए मैंने 2 यहाँ लगा दिए, 2 दूनी 4। Na + O2 NaO था, Na का 1 है इधर, ये तो बाद में लगाया मैंने। Na का 1 है, O का भी 1 है, इधर O के 2 है और Na के जो है इधर 1 था, यहाँ भी Na का 1 है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। ऑक्सीजन को 2 करने के लिए सामने 2 लगाएंगे। जैसे ही हम सामने 2 लगाएंगे, Na भी 2 हो जाएगा, तो इसके सामने भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। AgCl, Ag + Cl2 है, यहाँ Ag का 1 है, तो यहाँ भी Ag का 1 था और Cl के 2 हैं इस तरफ, तो Cl को यहाँ 2 करने के लिए मैंने सामने 2 लगाया। जैसे ही सामने 2 लगाया, Ag भी 2 हो गए, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा अपने को। FeSO4 था, Fe2O3 SO2 और SO3 बन रहा था। O को एक बार हम नहीं देखेंगे, शुरू में H और O को नहीं देखते हैं। Fe यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है। S यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। Fe को 2 करने के लिए यहाँ हम 2 लगाएंगे, तो Fe 2 हो गए, S भी 2 हो गए। O जो है 8 हो गए, 4 दूनी 8, 3 3 6 और 2 8। आज जो है हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। जो रासायनिक हमने समीकरण कल पढ़े थे, जिनको संतुलित किया था, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। एक समीकरण को देखकर हम किन बातों के बारे में पता कर सकते हैं। रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। आज मैं समीकरण लिख रही हूँ, इस समीकरण को देखकर हम उसके बारे में क्या क्या बता सकते हैं। जैसे ये समीकरण है, कार्बन जो है ये ठोस है, ऐसे लिख दिया मैंने। ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है या ऑक्सीजन में जल रहा है, ये गैसीय अवस्था में है। और CO2 बनेगा, ये भी गैसीय अवस्था में है। तो पहली बात जो हमारे ध्यान में आती है समीकरण को देखकर, वो ये है, क्रियाकारक जो क्रिया करते हैं वो और जो बनते हैं उत्पाद, उन दोनों के जो है बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। क्रियाकारक व उत्पाद के बारे में जानकारी मिलती है। क्रियाकारक किस अवस्था में है, ठोस है कि गैसीय अवस्था में है, उत्पाद किस अवस्था में, उसकी जानकारी हमें समीकरण को देखने से प्राप्त हो जाती है। दूसरी जो है, कौन से पदार्थ क्रिया कर रहे हैं उनकी जानकारी हो जाती है। उनकी जानकारी होती है हमें कि पदार्थ जो क्रिया करने वाले हैं वो कौन से हैं और बनने वाले कौन से हैं। हम यहाँ समीकरण में देख रहे हैं कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तीसरा जो है, अगर इस तीर के ऊपर नीचे कुछ लिखा हुआ है, मैंने बताया था यहाँ पे ताप लिखा जाता है, दाब लिखा जाता है और उत्प्रेरक लिखा जाता है। अगर इस तीर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो जो क्रिया है वह कौन सी परिस्थिति में हो रही है उसके बारे में पता चलता है। चौथा पॉइंट है, अगर यहाँ पे कल मैंने 2 प्रकार की क्रियाएं बताई थी। ऊष्मा का मान यहाँ लिखा है और प्लस में लिखा है या फिर माइनस में लिखा है ऊष्मा का मान। अगर प्लस में लिखा होता है इसका मतलब ऊष्माशोषी है और माइनस में निकला है तो ये ऊष्माक्षेपी है। ऊष्मा के बारे में पता चलता है कि क्रिया के दौरान ऊष्मा निकल रही है कि ऊष्मा ली जा रही है।
ये 4 बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगर आता है समीकरण की विशेषताएं बताइए तो आप ये लिख सकते हैं। इससे क्रियाकारक और उत्पाद के बारे में जानकारी मिलती है, वो कौन कौन सी अवस्था में है, कौन से पदार्थ क्रिया कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है, क्रिया जो है कौन सी परिस्थिति में हो रही है उसके बारे में जानकारी मिलती है, ऊष्मा निकल रही है तो वो ऊष्माक्षेपी है और ऊष्मा ले रही है क्रिया तो वो ऊष्माशोषी है, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। 2 प्रकार होते हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं। कमियाँ क्या है रासायनिक समीकरण? सीमाएं। ये जो क्रिया है इसको देखने से हमें ये आइडिया नहीं हो पाता है, हमें ये पता नहीं चल पाता है कि क्रिया जो है कितनी पूरी हुई है। जो दी हुई है हमें समीकरण, इस समीकरण को देख के हमें इसकी क्रिया के पूर्ण होने के बारे में पता नहीं चलता है, क्रिया कितनी देर में पूरी होगी। जो पदार्थ इसमें अभिकारक के रूप में है, क्या वो पूरे काम में आते हैं कि आधे काम में आते हैं, वो हम क्रिया को देखकर नहीं पता कर सकते हैं। क्रिया की पूर्णता के बारे में नहीं पता चलता है, क्रिया के पूर्णता के बारे में नहीं पता चलता। दूसरी कमी जो है इसमें, जो अभिकारक क्रिया कर रहे हैं, उत्पाद बन रहे हैं, उनकी सांद्रता के बारे में, कितनी मात्रा है, सांद्रता के बारे में, किसकी, अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता के बारे में हमें पता नहीं चल पाता है। ये 2 सीमाएं हैं रासायनिक समीकरण की, जो उसको समीकरण को देखकर हम उसके बारे में नहीं बता सकते हैं। अब जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनके प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने प्रकार की होती हैं, क्रिया को देखकर, क्रिया के बारे में जानकर उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। पहला है संयुग्मन अभिक्रिया। कौन सी होती है? संयुग्मन का मतलब है जुड़ना। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2 पदार्थ हैं, एक ए है और एक ही बी है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो इस प्रकार की क्रिया को हम बोलते हैं संयुग्मन। ये जुड़ गए आपस में, ये ए और बी बन गए। इस प्रकार की क्रिया जिसमें 2 अभिकारक आपस में जुड़कर एक नया उत्पाद बनाते हैं उसको हम संयुग्मन कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। दो या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं, जुड़ते हैं। एग्जाम्पल है कोयले का दहन, कोयला जलना। अभी मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था, कार्बन का जलना, कार्बन ही कोयला होता है, कोयले में कार्बन होता है। C+O2, इसके आगे लिखेंगे ठोस है ये, O2 जो है गैस है और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो भी गैस है। मैग्नीशियम का दहन, 2 पदार्थ थे C और O आपस में मिलकर एक पदार्थ बन गया। जैसे यहाँ A और B मिलकर एक पूरा बना है, आपस में जुड़ गए, वैसे C और O आपस में जुड़ गए तो ये संयुग्मन अभिक्रिया का उदाहरण है। एक एग्जाम्पल और लिख देती हूँ मैं। एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 है मैग्नीशियम के फीते का दहन। मैग्नीशियम के फीते को Mg लिखते हैं। इसका दहन हो रहा है, ये जल रहा है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन जो है गैसीय अवस्था में है, मैग्नीशियम ठोस होता है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्रिया को संतुलित करेंगे तो यहाँ 2 लग जाएगा। इस प्रकार की क्रियाएं जो हैं वो
संयुग्मन क्रियाएं हैं। आपकी बुक में और भी कई प्रकार की क्रियाएं दी होंगी एग्जाम्पल, आप चाहो तो वहाँ और एग्जाम्पल्स वहाँ से देख सकते हैं। अगली क्रियाएं हैं विस्थापन क्रियाएं। जैसा कि नाम बता रहा है, विस्थापन मतलब एक को हटाकर लगना, एक को हटाकर दूसरे का लगना। जैसे ये है, ये ए है, ये बी के साथ जुड़ा हुआ है, ये ए है, ये बी के साथ जुड़ा हुआ है। एक और पदार्थ जो है वो सी इन दोनों के नज़दीक आ रहा है। अब जो सी है वो ए को हटाकर या बी को हटाकर लग जाएगा। ये लग गया, ये हो गया बी, और ये आके इसके पास में लग गया सी। बी है और ये है सी, और ए जो है वो अलग निकल गया। अब क्योंकि जो सी है वो ए को हटाकर लग रहा है, ये बी हो गया और ये सी हो गया और ये ए हो गया। सी जो है वो ए को हटा रहा है और उसकी जगह पे लग रहा है। तो इस प्रकार की क्रियाओं को विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं, जिसमें एक अभिकारक को हटाकर या एक परमाणु जो है, एक अभिकारक के परमाणु को हटाकर दूसरा लग जाता है, ये अभिकारक होते हैं। और ये जो बनता है इसको उत्पाद कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, विस्थापन अभिक्रियाएं वो होती हैं जिसमें एक अभिकारक का परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु को हटाकर उसकी जगह पे लग जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ये CuSO4 कॉपर सल्फेट है, Zn से क्रिया कर रहा है। Zn जो है वो Cu को हटा के लग जाएगा इसकी जगह, तो क्या बन जाएगा हमारा, ZnSO4 बन जाएगा और Cu अलग निकल जाएगा। कॉपर सल्फेट का विलयन जो है वो नीले रंग का होता है। अब जैसे ही कॉपर को, ये पूरा विलयन जो है नीले रंग का होता है, लेकिन कॉपर इसको हटाकर Zn यहाँ लग रहा है, एक नया विलयन बन रहा है। तो ये विलयन जो है ZnSO4 का बनेगा, तो यहाँ नीला रंग नहीं होगा, नीला रंग गायब हो जाएगा। क्योंकि नीला रंग किसके कारण था, नीला रंग जो है कॉपर और SO4 के एक साथ चिपकने के कारण था। अब कॉपर अलग हो गया, SO4 जो है वो Zn के साथ चिपक गया, तो नीला रंग गायब हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल है ये विस्थापन अभिक्रिया का। एक मैं आपको अब धातु की क्रियाशीलता का क्रम बता रही हूँ। धातु की क्रियाशीलता का क्रम। सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो है पोटेशियम, सोडियम, फिर ये कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन है, फिर Pb है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, फिर ये मरकरी बोलते हैं इसको, ये सिल्वर है, ये गोल्ड है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, ये रहा सबसे ज़्यादा क्रियाशील। और ये वाला जो है नीचे वाला सबसे कम क्रियाशील। इसमें एक चीज़ आप देखेंगे, मान लीजिए Zn जो है वो क्रिया कर रहा है FeSO4 के साथ। तो Zn और Fe में क्रियाशील कौन है, ये ऊपर वाला क्रियाशील है। क्योंकि ऊपर वाला ज़्यादा क्रियाशील है तो ये Fe को हटाकर इसकी जगह पे लग जाएगा। तो आप लिख लेंगे एक लाइन इसमें, ऊपर वाला नीचे वाले को हटाकर नीचे वाले को उसके यौगिक में से हटाकर लग जाता है। ये यौगिक है, ऊपर वाला नीचे वाले को उसके यौगिक में से हटाकर खुद लग जाता है। जो एग्ज़ाम्पल था विस्थापन का, जैसे ये है एग्ज़ाम्पल विस्थापन का, इसमें एक जो है वो दूसरे को हटा के लग रहा है, इसको एकल विस्थापन कहते हैं। जो विस्थापन अभिक्रियाएं जो है वो दो प्रकार की होती हैं, एक हटा के दूसरे को लग रहा है। दूसरे प्रकार की अभिक्रिया जो होती है उसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन।
विस्थापन दो प्रकार के बताए मैंने, एकल विस्थापन जिसमें इस प्रकार क्रिया होगी, एक पदार्थ जो है दूसरे को हटा के लग जाएगा, और दूसरा है द्विवीय विस्थापन अभिक्रियाएं। ये देखिए दो यौगिक हैं, दो यौगिक हैं, एक यौगिक ये रहा, एक ये रहा। ये वाला जो है इसको हटा के यहाँ लग जाएगा और ये वाला जो है इसकी जगह लग जाएगा। दो जो है अपनी जगह बदल रहे हैं, इसलिए द्वि शब्द आया है। दो बार विस्थापन हो रहा है, एक बार ये इसकी जगह लग रहा है और ये इसकी जगह जाके लग रहा है। ये देखिए OH के पास में कॉपर लग गया, ये रहा कॉपर, और SO4 के सामने Na लग गया, ये देखिए Na। बैलेंस कर लेंगे, Na के दो हैं यहाँ पे, तो Na जो है इसके सामने दो आ जाएगा। एग्जाम्पल तीसरी प्रकार की अभिक्रिया, ये इसका एग्जाम्पल था। तीसरी प्रकार की अभिक्रिया है अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटन मतलब टूटना। ये देखिए A है, ये B के साथ चिपका हुआ है, ये इसको गर्म किया, कुछ ऐसा किया, विद्युत धारा या तो गर्म किया या फिर इसके साथ में हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, दोनों अलग अलग हो गए, टूट गए, A बन गया और ये बन गया B। जब एक अभिकारक के दो परमाणु अलग अलग हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं अपघटनीय अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखिए इसका, चाहे तो इसके बारे में लिख सकते हैं, एक अभिकारक दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है। पढ़ते वक्त आप रफ कॉपी लेके बैठ सकते हैं, साथ साथ में नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में भी लिख सकते हैं। द्विविस्थापन के लिए भी एक लाइन लिख लेते हैं, कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं। दोनों, एक अभिकारक ये है, एक अभिकारक ये है, दोनों अभिकारकों के परमाणु आपस में, ये इसके साथ, ये इसके साथ, परमाणु आपस में, शब्द आ रहा है विस्थापन, तो यहाँ विस्थापित शब्द इस्तेमाल करेंगे, विस्थापित हो जाते हैं। दोनों अभिकारकों के परमाणु आपस में विस्थापित हो जाते हैं, एक लाइन में लिख देंगे द्विविस्थापन। अपघटनी का मैंने बता ही दिया आपको, एक अभिकारक दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ये पानी है, तरल होता है इसलिए लिक्विड लिख रहे हैं आगे। जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं पानी के अंदर, तो ये दो भागों में टूट जाता है, एक बन जाता है हाइड्रोजन गैस और दूसरी बन जाती है ऑक्सीजन गैस। दोनों गैस हैं, आगे Gg लिखेंगे। बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन दो हैं, यहाँ भी दो हैं, ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन एक है, इसको दो करने के लिए सामने दो लगाएंगे। जैसे ही सामने दो लगाएंगे हम, हाइड्रोजन चार हो गए, इसलिए यहाँ भी दो लगाना पड़ेगा हमें। एक और है कैल्शियम कार्बोनेट, ठोस अवस्था में है, इसको हमने गर्म किया, इसका मतलब होता है गर्म करना। जो मैं ट्रायंगल सा बना रही हूँ, ये त्रिकोण सा, इसका मतलब होता है गर्म करना। जैसे ही हमने इसको गर्म किया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, टूट गया ये, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के बाहर निकल गई। ये ठोस होता है, ये गैस की अवस्था में होती है, इसलिए मैं G लिख रही हूँ। इस प्रकार से दो एग्जाम्पल मैंने अपघटनीय अभिक्रियाओं के आपको दे दिए। चौथा है तीव्र या मंद अभिक्रिया, मंद एवं तीव्र अभिक्रिया। जो धीरे होती है मंद अभिक्रिया, धीरे होती है मंद अभिक्रिया। जो जल्दी से होती है
वो होती है तीव्र अभिक्रिया। दोनों के एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे अभी लोहे पे जंग का लगना बहुत धीरे धीरे जो होता है, एक ही दिन में जंग नहीं लगता है। पहले जो इसके ऊपर की परत से पेंट उतरती है, फिर पानी जब गिरता है तो धीरे धीरे जंग लगना उस पर शुरू होता है और कई साल लग जाते हैं उस लोहे को पूरा ख़त्म होने में। तो वो एक मंद अभिक्रिया है। ये रहा लोहा आपका, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और पानी की उपस्थिति में उसमें जंग लगता है। लोहा जो है ठोस है, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में G लिखेंगे, पानी तरल है L लिखेंगे। जंग का सूत्र होता है FtO3। इसके अंदर पानी के अणु होते हैं, क्रिस्टलीकृत जल होते हैं। ये तीन जो हैं इसमें क्रिस्टलीकृत जल है, ये जंग का सूत्र है। जो एक मंद अभिक्रिया है, तीव्र गति से जल्दी होने वाली अभिक्रिया जो है उसका उदाहरण है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, क्षार की अम्ल के साथ क्रिया। ये क्षार है, इसकी हम कर रहे हैं क्रिया अम्ल के साथ, जिसमें लवण बनेगा और पानी निकल जाएगा। NaOH जो है वो क्षार है, HCl अम्ल है, ये लवण है और ये पानी बन गया। ये क्रिया बहुत ही तीव्र गति से होती है। जैसे ये दोनों को मिला दिया जाता है, इनको NaCl का निर्माण हो जाता है, इसलिए तीव्र गति की अभिक्रिया में आता है। मंद और तीव्र अभिक्रियाएं आपको समझ में आ गई होंगी। अगला है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं जो है उत्क्रमणीय होती हैं और कौन सी अभिक्रियाएं जो है अनुत्क्रमणीय होती हैं। देखिए 5वां नंबर है ये। उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वो होती हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में एक एग्जाम्पल बताया था कि पानी से किस प्रकार से ठंडा करने पर उसकी बर्फ़ बन रही थी और कैसे जब हमने बर्फ़ को गर्म किया था तो पानी बन गया था। वो एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, पानी की बर्फ़ बनना और दोबारा जो है बर्फ़ से पानी बन जाना। तो इसमें इस प्रकार के तीर का निशान होता है, पानी से बर्फ़ बन जाना ऊपर वाली तीर और बर्फ़ से दोबारा पानी बन जाना ये नीचे वाली तीर जो है। इस प्रकार की क्रियाओं को उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। दूसरा है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। इसका एग्जाम्पल हो गया अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो होती हैं, देख लीजिए, जो सिर्फ एक ही दिशा में होती हैं। जैसे मैंने अभी आपको जंग का लगना बताया था, एक बार जंग लग गया तो हमें दोबारा जो है उससे लोहा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय में इस प्रकार का तीर दिखाते हैं कि ये सिर्फ आगे से इस दिशा में जा रही है। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था जंग का लगना लोहे पे, ये लोहा है, पानी की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसमें जंग का निर्माण होगा। यह क्रिया क्योंकि जंग लगने के बाद दोबारा उससे हम लोहा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये अनुत्क्रमणीय है, एक ही दिशा में चलेगी। इसमें इस प्रकार का तीर दिखाया जाता है। और जो उत्क्रमणीय होते हैं उसमें दो तरह के तीर दिखाए जाते हैं। एक लाइन इनके बारे में आप चाहें तो लिख सकते हैं। जो क्रियाएं दोनों दिशाओं में होती हैं, आगे से यहाँ, यहाँ से यहाँ। और अनुत्क्रमणीय है जो क्रियाएं सिर्फ एक ही दिशा में होती हैं। एग्जाम्पल ये है अनुत्क्रमणीय का और ऊपर वाला एग्जाम्पल जो है उत्क्रमणीय का है। छठा है ऑक्सीकरण। इस वीडियो में हम सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं।
ऑक्सीकरण में होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। O2 ऑक्सीजन का जुड़ना, जैसे ये है एग्जाम्पल Mg + O2 ऑक्सीजन, क्योंकि Mg के साथ जुड़ गई MgO बन जाएगा। ये O2 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 लगा देंगे। जैसे यहाँ 2 लगाया हमने, Mg के 2 हो गए तो यहाँ भी 2 लग जाएंगे। ऑक्सीजन के जुड़ने को ऑक्सीकरण कहते हैं। अपचयन देखिए, ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए इसका उल्टा कर दीजिए। इसमें ऑक्सीजन लगी हुई थी, अब जो है ऑक्सीजन इससे निकल गई और दोनों अलग अलग हो गई, अपचयन हो गया। ऑक्सीकरण का उल्टा जो होता है वो अपचयन होता है। ऑक्सीकरण का है एक और तरीका है ऑक्सीकरण को पहचानने का, क्रिया ऑक्सीकरण की है कि नहीं है। हाइड्रोजन का निकलना, अगर हाइड्रोजन निकलती है तो उसको भी ऑक्सीकरण ही बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एथेनॉल है ये, इसमें से जब हाइड्रोजन निकल जाएगी तो ये बच जाएगा। हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो ये भी एक ऑक्सीकरण का ही उदाहरण है। हाइड्रोजन का जुड़ना भी अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन कैसे जोड़ेंगे वो देखिए, क्लोरीन के साथ में हमने H2 जोड़ दिया, HCl बन गया। बैलेंस कर लेंगे इसको, 2 क्लोरीन है 2 ही हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 लगा देंगे। ये अपचयन का उदाहरण है। हाइड्रोजन का जुड़ना, H जो है वो Cl में जुड़ रहा है और HCl का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको अपचयन बोलेंगे और इसको ऑक्सीकरण बोलेंगे। बच्चों वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे हम, इसको लंबा नहीं करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं और जो मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ बीच बीच में उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू बच्चों।